हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स एकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह और आपके लिए लेकर आया हूं मैं फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है गॉस की प्रमेय। और इसमें जो हम करा रहे हैं वो पार्ट नंबर 4 करा रहे हैं। और हमारे पार्ट नंबर 4 में जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो है अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। ठीक है, ये है हमारा आज का टॉपिक। देखिए क्या है कि हमारे पास एक अनंत विस्तार की चादर है। ठीक है, अनंत विस्तार की मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई बहुत ही क्या है, ज्यादा है, मतलब अनंत है। इसकी लंबाई और चौड़ाई काफी कैसी है, ज्यादा है, अर्थात ये क्या है, एक अनंत विस्तार की चादर है। अब इस चादर को क्या करना, हमें एक समान रूप से आवेशित करना है। एक समान रूप से आवेशित मतलब सपोज करो हमने इसको प्लस क्यू आवेश दे दिया, प्लस क्यू आवेश से इसको आवेशित कर दिया। जैसे इसको प्लस क्यू आवेश देंगे तो वो प्लस क्यू आवेश इसके ऊपर एक समान रूप से फैल जाएगा, अर्थात ये जो चादर है आपकी एक समान रूप से आवेशित हो जाएगी। एक समान रूप का मतलब है कि इसके किसी भी बिंदु पर आवेश की मात्रा क्या होगी, बराबर होगी। ऐसा नहीं होगा किसी बिंदु पर आवेश की मात्रा कम हो और किसी पर ज्यादा। ठीक है, इसके किसी भी बिंदु पर जब भी आप आवेश की गणना करेंगे वो क्या आएगा, समान ही आएगा। इसलिए इसको कहते हैं हम एक समान रूप से आवेशित समतल चादर है। और वो भी कैसी है, अनंत विस्तार की, जिसकी लंबाई चौड़ाई कैसी है, अनंत है। ठीक है, अब देखिए सपोज करो इस पर जो आवेश दिया है उसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। ठीक है, कितना है, पृष्ठ आवेश घनत्व कितना लिया है मैंने, पृष्ठ आवेश घनत्व ठीक है, कितना लिया है वो मैंने, सिग्मा लिया है, जो कि कितना होता है Q/A। अब आप सोचेंगे सर ये पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है। जैसे कि मैंने अनुप्रयोग पहला जो दिया था, ठीक है, उसमें क्या कराया था मैंने आपको, उसमें कराया था मैंने रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q/L, अर्थात एकांक लंबाई पर पाए जाने वाले आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, हमारा क्षेत्रफल है भाई, इस शीट का क्या होगा, इस चादर का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ क्या होगा, एकांक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। यानी 1 मीटर लंबाई और चौड़ाई, यानी 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर जितना भी आवेश की मात्रा पाई जाती है उसी को कहते हैं हम पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है। और इसका फॉर्मूला होता है Q/A और सिग्मा से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो सपोज कि हमारे पास जो चादर है इसको हमने प्लस क्यू आवेश से एक समान रूप से आवेशित किया है और इस पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो कितना है, सिग्मा है, जो कि कितना होगा, Q/A के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए शीट के निकट, इस शीट से स्मॉल r दूरी पर, सपोज करो कितनी दूरी पर, r दूरी पर, ठीक है, स्मॉल r दूरी पर हमने एक बिंदु लिया है P, और हमको इस आवेश के कारण चादर से स्मॉल r दूरी पर स्थित पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। समझ में आया, इस शीट से स्मॉल r दूरी पर स्थित पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए इतनी ही दूरी पर शीट के पीछे की ओर, इतनी ही दूरी पर शीट के पीछे की ओर, इतनी ही दूरी पर हम एक अन्य बिंदु P डैश की कल्पना कर लेते हैं। क्या है, P डैश की कल्पना कर लेते हैं सममिति के लिए। ठीक है, किसके लिए, सिमेट्री के लिए, सिमेट्री यानी सममिति के लिए। ठीक है, हमने एक और अन्य बिंदु P डैश की कल्पना की जो कि कितना होगा, शीट से स्मॉल r दूरी पर ही होगा। कितनी दूरी पर होगा, स्मॉल r, यानी ये जो दूरी रहेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की वो क्या रहेगी, स्मॉल r होगी। जितनी दूरी आपकी यहाँ से यहाँ तक की है r, यानी टोटल दूरी जो आ गई P डैश से P तक की, यानी P से P डैश तक की टोटल दूरी कितनी आ गई, RA और RA यानी कि 2r डिस्टेंस आ गई। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं जो आवेश है वो कैसा रखा, ओपनली रखा हुआ, खुला हुआ आवेश है। और गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है, अर्थात हमें गॉस की प्रमेय के लिए क्या करते हैं, आवेश को किसी बंद पृष्ठ के अंदर रखना होता है। तो हम एक काम करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ खींच देते हैं ताकि कुछ आवेश गॉसियन पृष्ठ के अंदर आ जाए। ठीक है, यानी बंद पृष्ठ के अंदर कुछ आवेश आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल r दूरी पर बिंदु P से हम क्या करते हैं, बिंदु P से, ठीक है, एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। किसकी, एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो ये हमने एक बेलनाकार पृष्ठ खींच दिया है, ये रहा। ठीक है,
एक बेलनाकार पृष्ठ खींच दिया है। इसी तरीके से यहां पर पीछे की ओर हम इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए थोड़ा सा छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा, ठीक है, चलिए कोई नहीं, आप इसको ना बिल्कुल सीधा बनाएंगे, एक सार बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखो इसको डॉटेड डॉटेड मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये जो हमने बेलनाकार पृष्ठ बनाया ये कैसा शीट के आर पार है, यानी शीट के पीछे से आ रहा है और इधर से पार हो रहा है, यानी कि इधर से निकल के और इधर से आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से निकल के आ रहा है। कैसा है ये पृष्ठ? इस शीट के लंबवत है, लंबवत यानी इस तरीके से जा रहा है और इधर से पार निकल रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है। तो यही क्या हो गया हमारा गॉसियन पृष्ठ। यहां लिख देता हूं मैं गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, तो हमने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं, जैसे कि हमारा बेलनाकार पृष्ठ हो गया ये। ठीक है, इस बेलनाकार पृष्ठ पर तीन पृष्ठ आ रहे हैं हमारे। कैसे आ रहे हैं? एक तो एक समतल पृष्ठ ये रहा, एक समतल पृष्ठ ये होगा और एक ये होगा हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ, यानी तीन पृष्ठों से मिलकर के हमारा पूरा एक गॉसियन पृष्ठ तैयार हुआ है। तो बेलन के तीन पृष्ठ होते हैं, यानी एक समतल पृष्ठ ये हो गया, एक समतल पृष्ठ ये हो गया और एक आपका ये बेलनाकार पृष्ठ हो गया। अब हमको क्या करना है? सबसे पहले इस बेलनाकार पृष्ठ पर, ठीक है, यानी गॉसियन पृष्ठ के अंदर हमें तीनों ही सतहों पर, यानी तीन सतह आ रही हैं, तीन पृष्ठ आ रहे हैं आपके, दो समतल और एक वक्राकार, ठीक है, बेलनाकार। ठीक है, ठीक है, तो अब हम एक काम करेंगे, इन तीनों पृष्ठों पर छोटे छोटे क्या मान लेंगे हम? अवयव मान लेंगे, क्षेत्रफल अवयव मानेंगे। जैसे कि हमने इस पर एक छोटा सा पृष्ठ DA मान लिया है, इसी तरीके से हमने इस पर भी एक छोटा सा पृष्ठ DA मान लिया है। ठीक है, और एक हम इस वक्र पृष्ठ पर भी लेंगे। सपोज करो ये रहा हमारा वो वक्र पृष्ठ वाला। ठीक है, अब मैंने इनको ना इसको नाम दिया मैंने S1। ये कौन सा पृष्ठ है हमारा? S1। एक काम करते हैं, इसको S1 देते हैं। ये है हमारा S1 और ये है हमारा S2 और ये जो हमारा वक्र पृष्ठ है इसको हम कह सकते हैं S3। कौन सा पृष्ठ है ये हमारा? S3। ये जो हमारा वक्र पृष्ठ है ये है हमारा S3। तो तीन पृष्ठ है इसके अंदर। ठीक है, अब तीनों पर हमने DA सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव DA, ठीक है, इसकी कल्पना कर ली है। ठीक, अब जरा ध्यान से देखेंगे, एक पृष्ठ हमने ये ले लिया, एक पृष्ठ हमारा ये आ गया और एक पृष्ठ ये आ गया, यानी DA, इनके जो क्षेत्रफल है, सूक्ष्म अवयवों के जो क्षेत्रफल है DA और DA। अब मैं एक काम करूंगा, इन तीनों पर पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकाल लेता हूं और इन पर मैं क्या खींच देता हूं? लंब सदिश। ठीक है, यानी कि अभिलंब सदिश या कह सकते हैं हम कि क्षेत्रफल सदिश खींच सकते हैं। ठीक है, क्या होगा देखो, सबसे पहले हम इस वाले पर आते हैं, S1 पृष्ठ के ऊपर जो DA जो हमारा क्षेत्रफल अवयव है इस पर देखते हैं। देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? इस पर इधर होगी, यानी कि E वेक्टर इधर होगा, क्योंकि प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होगा तो इधर को बल लगेगा। साथ ही साथ ये जो पृष्ठ है आपका किस तरीके से? इस तरीके से पृष्ठ, इस पृष्ठ पर हम जब लंब खींचेंगे, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जब हम सदिश खींचेंगे, क्षेत्रफल सदिश, किधर जाएगा? E की दिशा में ही जाएगा, अर्थात इधर ही हमारा क्या आएगा? DA वेक्टर भी आ जाएगा, यानी DA वेक्टर जो आएगा वो भी किधर आएगा? इधर ही आएगा। ठीक है, तो E वेक्टर भी इधर गया और DA वेक्टर भी इधर गया। तो अब आप देख रहे हैं E वेक्टर और DA वेक्टर के बीच में जो थीटा बन रहा है, एंगल जो बन रहा है वो कितना है? 0 आ गया, क्योंकि एक दूसरे कैसे आ गए? समांतर आ गए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब जरा इस पे आ जाते हैं, प्लस प्लस में होगा प्रतिकर्षण, यानी इस पर जो बल लगेगा इधर को लगेगा, तो E वेक्टर कहाँ जाएगा? इधर, प्लस प्लस में प्रतिकर्षण। ठीक है, साथ ही साथ ये जो पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ है किस तरीके से? इस तरीके से। तो इस पृष्ठ पर अगर हम लंब खींचेंगे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, एक सदिश खींचेंगे तो किधर जाएगा? E की दिशा में ही जाएगा, अर्थात इधर कोई क्या आएगा? हमारा DA वेक्टर आएगा, यानी क्षेत्रफल सदिश आएगा। तो यहाँ भी E वेक्टर और D वेक्टर कैसे आ गए? आपके समांतर आ गए, अर्थात थीटा बराबर यहाँ भी क्या आ गया? 0 आ गया। अब जरा तीसरे पृष्ठ पर आते हैं, जो वक्र पृष्ठ जो आ रहा है आपका, ठीक है, वक्र पृष्ठ के ऊपर, तो इसके ऊपर देखो प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होगा, यानी कहने का मतलब E वेक्टर तो आपका गया इधर। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी और ये जो पृष्ठ है कुछ इस तरीके से है ना, और इसके ऊपर जब हम क्षेत्रफल सदिश खींचेंगे लंबवत पृष्ठ के लंबवत, तो कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। तो इस पर हमारा यानी कि क्षेत्रफल सदिश जो होगा DA वेक्टर कहाँ गया? ऊपर की ओर, और यहाँ E वेक्टर और DA वेक्टर के बीच में एंगल कितना आ गया? 90। ठीक है, कितना एंगल आ गया? 90। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, डायग्राम समझ में आ गया होगा आपके। अब जरा ध्यान से देखेंगे, अब अगर मान लीजिए मुझे
इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो मैं क्या काम करूंगा, पहले मैंने तीनों पृष्ठों के जो क्षेत्रफल सदिश लिए हैं, छोटे छोटे जो क्षेत्रफल लिए हैं, क्षेत्रफल अवयव, इनसे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकालूंगा और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको कैसे क्या क्या करना है हमें। सबसे पहले तीनों जो पृष्ठ हैं हमारे, दोनों समतल पृष्ठ और तीसरा हमारा वक्र पृष्ठ, तीनों के ऊपर जो हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव लिए हैं dA, इनसे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल करके सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, पूरा गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम करते हैं। कैसे करते हैं, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयवों dA, ठीक है, से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, कितना होगा वैद्युत फ्लक्स, उसको मैं d5 मान सकता हूं। कैसा होगा, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। ठीक है, ये किसके लिए, पृष्ठ S1 के लिए, वो जो S1 लिया है S1 से होकर गुजरने वाला आ गया। ठीक है, अब S2 पृष्ठ पर यानी E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, दूसरे पृष्ठ के लिए लग गया। अब तीसरा पृष्ठ जो आपका वक्र पृष्ठ है उसके लिए लगा दो E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखेंगे d5 कितना हो जाएगा हमारा, इसको हम हटाएंगे E dA cos थीटा, S1 पृष्ठ S1 के लिए थीटा कितना आया था हमारा 0, तो यहाँ कर देंगे हम 0। ठीक है, E dA cos S2 पृष्ठ के लिए भी कितना एंगल था हमारा 0, cos 0, और E dA, ठीक है, E dA cos, अब कितना आएगा हमारा S3 पृष्ठ के लिए कितना एंगल आया हमारा 90। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, थोड़ा टेढ़ा सा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान से देखेंगे d5 बराबर cos 90 कितना होता है, cos 90 का मान कितना होता है 0, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या आ गया हमारा 0। जो S3 है यानी वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या आ गया 0। क्यों, क्योंकि यहाँ एंगल कितना 90 है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे E dA और cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1, यानी कि हमारी cos 0 की वैल्यू 1 आ गई, यानी E dA आ गया। इसी तरीके से cos 0 की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी हमारी 1 हो जाएगी, यानी कि ये भी आपका E dA आ गया। ठीक है, और ये ऑलरेडी हमारा क्या आ गया cos 90 होने की वजह से 0, तो d5 अगर हम निकालेंगे कितना आएगा 2E dA आ गया। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा 2E dA। अब इसमें ना एक काम और करेंगे हम, सपोज कीजिए ये जो आपका जो पृष्ठ है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है पूरे पृष्ठ का। देखो इस सूक्ष्म क्षेत्रफल का जो पृष्ठ, इस सूक्ष्म पृष्ठ का जो मैंने क्षेत्रफल माना है वो तो dA माना है, और इसका पूरा जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा वो कैपिटल A है। इसी तरीके से जितना क्षेत्रफल ये है उतना ही ये है, तो इसका भी A है, और इतना ही क्या होगा इसका भी, तो इसका भी क्या रहेगा क्षेत्रफल A रहेगा। ठीक है, तो मैंने सबके यानी तीनों जो आपके ये समतल पृष्ठ आ रहे हैं, ठीक है, तीनों पृष्ठों के क्षेत्रफल क्या आएंगे हमारे A आएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे आप, ये आ गया हमारा सभी सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयवों dA से होकर गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक है, कुल फ्लक्स आ गया, तीनों को जोड़ दिया मैंने। अब हमको निकालना है पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक है, देखिए संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालेंगे, देखिए संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी कि जो हमारा फ्लक्स आया इसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, तो ये हमारा क्या हो गया पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स आ गया, जिसको मैंने फाई मान लिया है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखेंगे d5 की वैल्यू क्या है 2E dA। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया होगा। अच्छा, इसमें ना आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, देखिए तीसरे पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो कितना आया हमारा 0 हो गया, अर्थात तीसरा पृष्ठ कौन सा हमारा S3, यानी ये वक्र पृष्ठ है, यानी वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स हमारा 0 है, यानी वक्र पृष्ठ से
इस बार वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स शून्य है, मतलब जो भी आपका टोटल फ्लक्स जो गुजर रहा होगा वो दोनों समतल पृष्ठों से ही होकर गुजर रहा होगा, यानी हाफ इधर को और हाफ इधर से, यानी आधा फ्लक्स इधर से जा रहा होगा, आधा फ्लक्स इधर से, और इस वक्र पृष्ठ से कोई भी फ्लक्स पास नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। केवल समतल पृष्ठों से गुजरने वाला ही फ्लक्स होगा, जो टोटल फ्लक्स होगा। वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला ऑलरेडी शून्य हो चुका है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आगे देखिए, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से रफ कर देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। देखिए फाई कितना हो जाएगा हमारा, फाई बराबर 2e को हम बाहर कर देते हैं 2e, तो इंटीग्रेशन dA हो गया, फाई बराबर 2e, और इंटीग्रेशन dA देखो dA कौन सा होगा, किसी भी एक समतल पृष्ठ का, क्योंकि वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला तो ऑलरेडी हमारा 0 हो चुका है। ठीक है, इसलिए जो हमारा dA क्षेत्रफल है वो कौन सा होगा, या तो इस वाले का ले लीजिए या इस वाले पृष्ठ का ले लीजिए। सपोज करो ये हमारा S1 का पृष्ठ का सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव है dA। ठीक है, dA क्या है आपका, ये जो छोटा सा पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल। अब आपने कर दिया इसका इंटीग्रेशन, मतलब इसका पूरा क्षेत्रफल आ गया, ये समतल पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल आ गया, जो कि हमने क्या मान रखा है, कैपिटल A मान रखा है। तो इंटीग्रेशन dA को हम क्या कह सकते हैं, हम A कह सकते हैं। ठीक है, और ये आ जाती है आपकी यहाँ से इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और आप यहाँ लिख देंगे कि इंटीग्रेशन dA बराबर है A, समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल, समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये आ गई आपकी फर्स्ट सेकंड इक्वेशन। अब लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। भाई गॉस की प्रमेय से क्या होता है, किसी भी गॉसियन पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला या किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स होता है वो कितना होता है, Q/ε0। ठीक है, तो यहां पर जो फाई है ये भी क्या है, ये क्या है, ये भी संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स है, और गॉस के अकॉर्डिंग होता है इतना, यानी दोनों एक ही चीज को बता रहे हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को एक साथ क्या कर देंगे, दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से। ठीक है, अब देखिए, यानी कि 2EA जो है हमारा वो किसके बराबर होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू गॉस Q/ε0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको नीचे से रफ कर सकता हूं। ओके, अब देखिए आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी E, तो क्या करेंगे, Q/ε0। ठीक है, 2 को भी आप क्या करेंगे, 2 को भी आप नीचे ले जाएंगे और A को भी नीचे ले जाएंगे, तो Q/2ε0A। परंतु हम क्या जानते हैं, परंतु पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व का मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, सिग्मा बराबर Q/A, सिग्मा बराबर Q/A से। ठीक है, यहां से देखिए क्या होगा, इस पर Q की वैल्यू निकाल दीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा A। ठीक है, तब E बराबर कितना हो जाएगा, E बराबर Q, और इस Q की जगह हम क्या लिखेंगे, सिग्मा A बटे 2ε0A, और इस A से ये खत्म, तो E बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे 2ε0। तो यही होता है हमारा किसी भी अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैसा है ये, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपका। ठीक है, आप इसको जरूर कर लें। गॉस की 4 अनुप्रयोग होते हैं, ये आपका दूसरा अनुप्रयोग हो गया। ठीक है, गॉस के 4 अनुप्रयोग होते हैं और चारों में से एक बोर्ड में 101% आएगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो इसलिए इसके सारे अनुप्रयोगों को अच्छे से कर लेंगे और एक इनमें से जरूर आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता, एक जरूर आएगा। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।